हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं अमित जी की दिल दहला देने वाली आप बीती, जिसे सुन के आप लोगों को सच में बहुत मजा आएगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अमित है और ये कहानी मेरे जीवन के सबसे अजीब और अविस्मरणीय अनुभवों में से एक है। ये बात आज से लगभग 10 साल पहले की है, जब मैं दिल्ली के एक उपनगरीय इलाके में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर रहता था। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता था और मेरी दिनचर्या बहुत ही सामान्य थी। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को वापस आओ, कभी दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताओ और फिर सो जाओ। मेरी जिंदगी में कुछ भी रोमांचक या असामान्य नहीं था। मैं अकेला रहता था और मुझे अपनी शांति बहुत पसंद थी। उस साल मॉनसून कुछ ज्यादा ही जोरदार था। अगस्त का महीना था और लगभग हर दिन शाम को तेज बारिश होती थी। एक ऐसी ही बारिश वाली रात थी जब सब कुछ बदल गया। तारीख मुझे ठीक से याद नहीं है, पर हाँ, वह शुक्रवार की रात थी। मैं ऑफिस से थका हारा लौटा था और खाना खाकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने की तैयारी कर रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। मेरे फ्लैट की खिड़कियों से बारिश की बूंदें टकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि आज की रात शांति से बीतेगी। तभी रात के करीब 11 बजे मेरे दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। इतनी तेज और अचानक कि मैं डर गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? मेरा कोई दोस्त बिना बताए इतनी रात को मेरे पास नहीं आता था। मैंने सोचा शायद कोई गलती से आ गया होगा या फिर ऊपरी माले का कोई पड़ोसी होगा जिसे कोई मदद चाहिए होगी। मैंने दरवाजे के छेद से झांका, पर बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दिया और तेज बारिश की वजह से भी दृष्टि बाधित हो रही थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला और चैन पर हाथ रखा ताकि दरवाजा पूरी तरह न खुल सके। बाहर एक लंबा आदमी खड़ा था जिसने एक पुराना और भीगा हुआ रेनकोट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी और थकावट साफ झलक रही थी। वह पूरी तरह से भीगा हुआ था और उसके बाल माथे पर चिपके हुए थे। जी कौन? मैंने थोड़ी सख्त आवाज में पूछा, क्योंकि मैं थोड़ा घबराया हुआ था। उस आदमी ने धीमी और कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, माफ कीजिएगा, मुझे पता है यह बहुत देर हो चुकी है, पर मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में हूं। क्या आप मुझे बस एक रात के लिए यहां रुकने दे सकते हैं? मैं कल सुबह होते ही चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरा शक और बढ़ गया। एक अजनबी इतनी रात को मेरे घर में क्यों रुकना चाहेगा? मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और आप इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं और कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं शहर से बाहर का हूं और यहां किसी जरूरी काम से आया था। मेरी जेब कट गई है और मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही रहने का ठिकाना। मेरा फोन भी भीग कर खराब हो गया है। मैंने कई दरवाजे खटखटाए पर सबने मना कर दिया। मैंने आपको आखिरी उम्मीद में दरवाजा खटखटाया है। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल थोड़ा पसीज गया। वह सचमुच बहुत परेशान लग रहा था। बाहर ठंड और बारिश बहुत तेज थी और उसे इस हाल में बाहर छोड़ देना सही नहीं लग रहा था। पर फिर मेरे दिमाग ने चेतावनी दी कि वह कोई धोखेबाज भी हो सकता है। ये एक द्वंद्व था इंसानियत और सावधानी के बीच का। मैंने कुछ देर सोचा और फिर तय किया कि मैं थोड़ी सी मदद कर सकता हूं। मैंने दरवाजा खोला, पर सिर्फ इतना कि वह अंदर आ सके। देखिए, आप अंदर आ सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ बैठने की जगह दे सकता हूं। मेरे पास एक अतिरिक्त कंबल है। आप मेरे लिविंग रूम के सोफे पर बैठ सकते हैं, लेकिन आप कल सुबह होते ही चले जाएंगे और आप मेरे किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएंगे। क्या आप मेरी बात मानेंगे? मैंने कड़े लहजे में कहा। विक्रम ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। वह अंदर आया और पहली चीज जो उसने की वह थी अपने भीगे हुए जूते और रेनकोट उतारना। मैंने उसे एक तौलिया और एक पतला कंबल दिया। वह चुपचाप सोफे पर बैठ गया और खुद को तौलिए से पोंछने लगा। पूरा लिविंग रूम अजीब सी खामोशी से भर गया था। बाहर सिर्फ बारिश की आवाज थी और अंदर मैं उसे देख रहा था और वह मुझे।
मैंने खुद को समझा लिया कि मैंने सही किया है। मैंने उसे थोड़ा पानी दिया, जिसे उसने तुरंत पी लिया। मैं अपने कमरे में वापस आ गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग लगातार सोच रहा था कि यह विक्रम कौन है और उसके साथ सच में क्या हुआ होगा। ये रात मेरे लिए बहुत लंबी होने वाली थी, ये मुझे पता था। मैं अपने कमरे में वापस तो आ गया था, लेकिन मेरी आंखें खुली थीं। सोफे पर बैठे उस अजनबी विक्रम के बारे में सोचकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने खुद को लाख समझाया कि मैंने इंसानियत का फर्ज निभाया है, पर एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर कर गई थी। यह डर शायद इसलिए था क्योंकि मुझे वह आदमी थोड़ा अजीब लगा था। रात के करीब 2 बजे होंगे। बाहर बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन तूफान अभी भी जारी था। अचानक मुझे लिविंग रूम से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से चल रहा हो। मैंने सोचा शायद विक्रम करवट बदल रहा होगा या कंबल ठीक कर रहा होगा, पर आवाज उसके बाद भी जारी रही। यह आवाज किसी चीज को खींचने या घसीटने जैसी थी, बहुत धीमी और सतर्कता भरी। मेरा डर अब चिंता में बदल गया। मैंने धीरे से बिस्तर से उतरकर दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। खामोशी थी। फिर से वह घसीटने की आवाज आई। मुझे लगा कि वह मेरे सामान को हाथ लगा रहा है, जैसा मैंने उसे सख्त मना किया था। मेरे पूरे शरीर में गुस्सा और डर की लहर दौड़ गई। मैंने दरवाजे का हैंडल धीरे से घुमाया, कोशिश की कि कोई आवाज न हो। दरवाजा हल्का सा खुलते ही मेरी नजर लिविंग रूम पर पड़ी। अंधेरे में जो चीज मैंने देखी उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। विक्रम सोफे पर नहीं था, वह कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसने अपनी पीठ मेरी तरफ की हुई थी और वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसके हाथ में मेरी किचन से लाई हुई एक स्टील की छुरी थी। उस छुरी की हल्की सी चमक मेरे कमरे की दिशा में थी, क्योंकि लिविंग रूम की खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। यह आवाज बहुत हल्की थी, पर इतनी पास थी कि मुझे लगा वह मेरी सांसें भी सुन सकता है। फिर एक गहरी और कांपती हुई आवाज आई, अमित, तुम मुझे अंदर आने दोगे ना? मुझे बस तुम्हारे साथ बात करनी है। वह जानता था मेरा नाम। मैंने उसे अपना नाम कभी नहीं बताया था। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया और अपनी स्टिक को कसकर पकड़ लिया। मुझे पता था कि अब सुबह होने तक मुझे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ेगा या कम से कम चुप रहना पड़ेगा। यह रात मेरी आखिरी रात हो सकती थी। कमरे के दरवाजे पर लगातार हो रही हल्की ठंडी दस्तक ने मेरी हिम्मत तोड़ दी थी। विक्रम को मेरा नाम कैसे पता चला? इस सवाल ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैंने अपनी क्रिकेट स्टिक कसकर पकड़ रखी थी और दरवाजे से थोड़ी दूर खड़ा था। बाहर से विक्रम की आवाज अब और धीमी, लगभग एक फुसफुसाहट जैसी आ रही थी। अमित, तुम मुझे नहीं पहचानते। ये घर हमेशा से मेरा था। ये दीवार, इसने सब कुछ देखा है। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात कौंधी। यह फ्लैट मैंने 6 महीने पहले ही किराए पर लिया था और यह बिल्डिंग काफी पुरानी थी। मैंने अपने मकान मालिक से सुना था कि पिछले किराएदार बहुत जल्दबाजी में यह जगह छोड़कर चले गए थे और कभी वापस नहीं आए। अचानक दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। पूरी खामोशी छा गई, इतनी कि मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। क्या वह चला गया या फिर वह किसी और रास्ते से अंदर आने की कोशिश कर रहा है? मैं इंतजार करता रहा। लगभग 15 मिनट बाद मुझे कोई हलचल महसूस नहीं हुई। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजे की छेद से झांका। लिविंग रूम खाली था। विक्रम कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरी सांस में सांस आई, लेकिन फिर मेरी नजर सोफे के बगल वाली दीवार पर पड़ी। उस जगह पर जहां विक्रम खड़ा था, फर्श पर खून का एक छोटा सा पुल बन गया था और उसी से सटकर दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। अंधेरे में भी मुझे वह भयानक संदेश साफ दिखाई दिया जो उसने अपने ही खून से लिखा था। संदेश था, तुमने उसे मारा था, मैं वापस आ गया हूं। यह पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने किसी को नहीं मारा था। मैं एक सीधा साधा आईटी पेशेवर था। यह सब क्या बकवास है? तभी मुझे अपने कमरे की खिड़की के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ।
मेरी खिड़की पहली मंजिल पर थी और नीचे एक बड़ा बालकनी का हिस्सा था जहां से कोई ऊपर चढ़ सकता था। मैंने तेजी से खिड़की की तरफ देखा। बारिश की वजह से शीशा धुंधला था, लेकिन मुझे एक साया दिखाई दिया। एक लंबा रेनकोट पहने साया जो धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर अपना हाथ रख रहा था। मैंने तुरंत पर्दा खींचा और चिल्लाते हुए अपनी स्टिक से खिड़की पर वार किया। छटाक! खिड़की का शीशा टूट गया और मुझे बाहर से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। मैंने तुरंत अपनी कुंडी खोली, दरवाजा खोला और लिविंग रूम से होते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। मेरे पास अब रुकने का समय नहीं था। मैंने मुख्य दरवाजा खोला और अंधेरी सीढ़ियों की तरफ भागा। जब मैं भागा, मेरी नजर सोफे के पास रखी उस भीगे हुए रेनकोट और जूतों पर पड़ी जिन्हें विक्रम ने अंदर आते वक्त उतारा था। वह अब भी वहां थे। अगर वह बालकनी से भागता तो वह उन चीजों को नहीं छोड़ता, और अगर वह चला गया था तो मेरे कमरे की खिड़की पर कौन था? मैं पूरी ताकत से सीढ़ियां उतरता गया और सीधे सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में पहुंचा। मैंने हांफते हुए उन्हें जगाया और सारी बात बताई। अगली सुबह जब पुलिस मेरे फ्लैट की जांच करने आई तो मुझे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने मेरी रूह कंपा दी। दीवार पर खून से लिखा संदेश वहां था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि फर्श पर खून का जो पुल था वह सूख चुका था और उसके नीचे फर्श की टाइलें टूटी हुई थीं। पुलिस ने जब उन टूटी टाइलों को हटाया तो उन्हें नीचे सीमेंट की जमीन पर एक और पुराना गहरा धब्बा मिला। मकान मालिक को बुलाया गया। बहुत पूछताछ के बाद उसने एक भयानक राज खोला। उसने बताया कि आज से 20 साल पहले इसी फ्लैट में एक आदमी ने अपनी पत्नी को मार डाला था और फिर खुदकुशी कर ली थी। उस आदमी का नाम विक्रम था। उसने यह सब इसी दीवार के पास किया था। पुलिस ने बताया कि जो आदमी रात को मेरे पास आया था वह कोई और नहीं, एक मानसिक रूप से बीमार और भगोड़ा अपराधी था जो उस पुरानी हत्या की कहानी से प्रेरित था। वह मेरा नाम इसलिए जानता था क्योंकि उसने मेरे मेल बॉक्स से मेरे बिजली का बिल चुराया होगा। लेकिन जब पुलिस ने सोफे के पास जमीन पर पड़े उस रेनकोट और जूते की जांच की तो पता चला कि वे 20 साल पुराने थे, और इतने पुराने थे कि बारिश के पानी में भीगने से उनका कपड़ा हाथ लगाते ही गलने लगा था। यह सुनकर मैं और पुलिस सब सन्न रह गए। अगर वह रेनकोट और जूते 20 साल पुराने थे तो रात को दरवाजे पर कौन था और मेरे कमरे की खिड़की पर कौन? मुझे आज भी नहीं पता कि मेरे पास कौन आया था। एक भगोड़ा अपराधी जो उस घर के राज जानता था, या फिर उस पुराने विक्रम का साया जो किसी तरह 20 साल बाद वापस आ गया था। मैंने वह फ्लैट उसी दिन छोड़ दिया और कभी पलट कर नहीं देखा। आज भी जब जोरदार बारिश होती है तो मुझे दरवाजे पर उस ठंडी टुक 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 की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ।